हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है फिर से अपने चैनल सुजा पाठक जी में। और आज हम लोग सेट नंबर 24 चलने वाले हैं, ठीक है। और 23 सेट का वीडियो है वो पीछे डाला जा चुका है, उसे जाइए जाकर देखिए और बताइए कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब, दूसरों को शेयर भी कीजिए, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और हम लोग बिना देरी के, बिना लेट के हुए और हम लोग चलते हैं अपने अपने प्रश्नों की ओर, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ये 30 प्रश्नों का है, तो इसमें आप लोग को कितना कितना आप बना पाते हो ये जरूर देखिएगा, ठीक है। अगर आपके आप 25 के लमसम बना ले रहे हो तो समझ आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, ठीक है। क्योंकि सारे प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर से लिया गया, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो आप लोग इसको बनाइएगा जरूर। चलिए बिना देरी के हम लोग अपने अपने प्रश्न पर चलते हैं। तो पहला प्रश्न से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या कर रहा है, रुकिए जरा सेट कर लेते हैं। पहला प्रश्न क्या कर रहा है, तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है, ठीक है। जब हम लोग गेंद पकड़ते हैं तो गेंद को पकड़ते समय हम लोग हाथ अपना क्या करते हैं, पीछे क्यों ले जाते हैं। तो किस कारण से ले जाते हैं। तो ऑप्शन ए क्या कर रहा है, ऑप्शन ए कर रहा है क्योंकि वह घबरा गया है, घबराने से होता है। ऑप्शन नंबर कह रहा है कि क्योंकि उसके गेंदों को गेंद गेंद क्योंकि उससे गेंद को लक्ष्य बनाने में मदद मिलती है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है क्योंकि इससे उसे सतर्कता मिलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर आपको देना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आंसर की ओर चलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए कर रहा है क्योंकि वह घबरा गया होता है। घबराने से क्या लेना देना है इसको, ठीक है। तो पीछे हाथ करने से, घबराने से क्या लेना देना हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गलत, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है क्योंकि इससे गेंद को लक्ष्य बनाने में मदद मिलती है। ऐसा कोई बात नहीं है कि लक्ष्य बनाने में मदद मिलती है, ठीक है। लेकिन कह रहा है क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है। तो ये बात सही है कि वो लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है। तो ये क्या होता है, न्यूटन के दूसरा नियम से चलता है, ठीक है। क्या होता है, दूसरा न्यूटन के गति के जो द्वितीय नियम है उसका पालन करते हुए क्या होता है कि तो लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है, ठीक है। गेंद पकड़ते समय हाथ पीछे ले जाना न्यूटन के गति का क्या नियम आता है, तो दूसरा नियम आता है, ठीक है। क्या नियम, तो दूसरा नियम। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि द्रव्य और त्वरण के गुणनफल को कहा जाता है, सॉरी द्रव्य नहीं, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को कहा जाता है। तो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है ये आप लोग को बताना है, ठीक है। तो आप लोग को पता है द्रव्यमान और त्वरण, द्रव्यमान को हम लोग क्या लिखते हैं, तो एम, ठीक है। और त्वरण को लिखते हैं। तो आप लोग को पता है कि फार्मूला क्या होता है, ए बराबर एम ए, ठीक है। और ए बराबर एम ए होता है तो एफ क्या होता है, एफ होता है बल। तो बल क्या है, तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, बल, ठीक है। तो ये फार्मूला क्या है, तो न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार, ठीक है। न्यूटन के कितना, तो द्वितीय नियम के अनुसार ये फार्मूला बनता है ए बराबर एम ए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से, इसको जरा स्क्रीन पर ले आते हैं हम। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन के गति के विषयक तृतीय नियम की व्याख्या करता है। तो न्यूटन के गति का तृतीय नियम को व्याख्या कर रहा है, ये कौन सा इसका में दिया गया उदाहरण, ठीक है। तो तृतीय नियम हम लोग पता क्या है, तो तृतीय नियम हो जाएगा क्या, तो क्रिया प्रतिक्रिया, क्या हो जाएगा, तो क्रिया प्रतिक्रिया, ठीक है। क्रिया प्रतिक्रिया क्या हो जाता है, तो क्रिया प्रतिक्रिया हो जाता है, ठीक है। तो इसको में देखना है कि कौन सा होगा जो क्रिया प्रतिक्रिया का व्याख्या करता है, ठीक है। तो पहले कह रहा है कि रॉकेट लॉन्च करना, तो पहले आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। रॉकेट लॉन्च करना क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया, ठीक है। नीचे से रॉकेट के द्वारा जो प्रेशर दिया जाता है उसके साथ वो ऊपर की ओर आगे बढ़ता है, ठीक है, रॉकेट। इसलिए क्रिया प्रतिक्रिया कौन है, रॉकेट का लॉन्च करना, ये क्या हो जाएगा, तृतीय नियम हो जाएगा, ठीक है। तृतीय नियम पर चलता है रॉकेट लॉन्च, किस पर होता है, तो तृतीय नियम पर काम करता है, ठीक है। चलिए बी पढ़ लेते हैं कि बस के अचानक चलने पर यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। अचानक चला, ये क्या हो जाएगा, तो न्यूटन के प्रथम नियम हो जाएगा, ठीक है। न्यूटन का प्रथम नियम। जब हम पैडल चलाना बंद कर देते हैं तो साइकिल धीमी होना शुरू हो जाती है। तो ये भी क्या हो जाएगा, प्रथम नियम, ठीक है। क्या हो जाएगा, प्रथम नियम पर चलेगा। तेजी से आती हुई क्रिकेट गेंदों को पकड़ते समय क्षेत्र रक्षक चलती गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ पीछे की ओर ले जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, दूसरा नियम, न्यूटन के दूसरा नियम पर काम करेगा। और पहला क्या हो जाएगा, तीसरा नियम पे काम करेगा, ठीक है। क्या होगा, पहला क्या करेगा, तो तीसरा नियम पे काम करेगा। तो चलिए अगले पास पे चलते हैं। तो अगला पास क्या करा है, अगला पास करा है कि जब एक नाविक आगे आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाता है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है। तो जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है, मैंने नाव चलाने वाला जब आगे की दिशा में कूदता है, ठीक है, तो नाव जो है पीछे की दिशा में चला जाता है, क्या हो जाता है, नाव जो है जो पीछे की दिशा में चला जाता है। तो एक न्यूटन के कौन से नियम पर आधारित है, आपको बताना है। तो क्या करें, गति का दूसरा नियम, गति का पहला और दूसरा दोनों नियम, या गति का तीसरा नियम, गति का पहला नियम, ठीक है। तो आपको बताना है इसका आंसर। तो चलिए अगले पास पे चलते हैं। तो अगला पास क्या करा है, अगला पास करा है कि जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाता है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है। तो जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है, ठीक है, तो नाव जो है पीछे की दिशा में चला जाता है। तो एक न्यूटन के कौन से नियम पर आधारित है, आपको बताना है। तो क्या करा, गति का दूसरा नियम, गति का पहला और दूसरा दोनों नियम, या गति का तीसरा नियम, गति का पहला नियम, ठीक है। तो आपको बताना है इसका आंसर।
तो आप लोग को पता है कि जो नाविक जब कूदता है तो पीछे की ओर धक्का देता है तो क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया। तो क्रिया प्रतिक्रिया किसमें होता है, तो गति के तीसरा नियम में होता है। क्या होता है, तो गति के तीसरा नियम में क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया। ठीक है। रॉकेट लॉन्च कौन से नियम पर आधारित है, अभी थोड़ा देर पहले ही बताया था मैंने कि रॉकेट लॉन्च किस पर आधारित है, तो न्यूटन के तृतीय नियम पे। तो तृतीय नियम का ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। रॉकेट लॉन्च किस नियम पर आधारित है, तो न्यूटन के तृतीय नियम पे। कौन सा, क्रिया प्रतिक्रिया। ठीक है, क्या है, तो क्रिया प्रतिक्रिया। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न, छठा प्रश्न कह रहा है कि बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है। बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, न्यूटन के गति का दूसरा नियम, न्यूटन के गति का पहला नियम, न्यूटन की गति का तीसरा नियम, या न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। किस पे आधारित है, तो इसके बारे में बताना है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बल के सॉरी न्यूटन के गति का पहला नियम पे। बल का परिभाषा कौन देता है, तो न्यूटन की गति का पहला नियम बल के परिभाषा देता है। ठीक है, बल का परिभाषा कौन देता है, तो न्यूटन के गति का पहला नियम देता है। ठीक है। अच्छा, जड़त्व का नियम भी कौन देता है, तो पहला नियम ही देता है। जड़त्व का नियम कौन देता है, तो पहला नियम भी जड़त्व का नियम देता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा, न्यूटन की गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है, तो अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि न्यूटन के प्रति गति का पहला नियम का नाम क्या है, जड़त्व का नियम। किसका है, तो जड़त्व का। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही होगा, जड़त्व का नियम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि 70 केजी, एक 70 केजी आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 केजी के आदमी को धक्का देता है, तो 50 केजी वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धक्का दिया, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या करा कि 70 केजी का आदमी 50 न्यूटन से अगर बल से 50 केजी के आदमी को धक्का दे रहा है। ठीक है, और 50 केजी वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धक्का दिया, मतलब एक दूसरे को धक्का देना। तो 70 किलो वाला आदमी है, 70 का आदमी है, एक 50 केजी का आदमी है। जो ई है 70 केजी वाला है, वो 50 केजी वाला को धक्का दिया कितना, तो 50 न्यूटन से, न्यूटन बल से। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि वे क्रिया का प्रतिक्रिया होता है। ठीक है, और न्यूटन का तृतीय नियम क्या कहता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर, कहते हैं प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होता है। किसका, तो प्रत्येक क्रिया के बराबर होता है। तो जितना न्यूटन से बल से इसको दिया, तो उसी प्रकार से 50 वाला जो है उतना ही न्यूटन बढ़ा देगा। इसलिए उसमें क्या हो जाएगा, 50 न्यूटन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होता है। ठीक है, तो सेम टू सेम हो जाएगा। 50 मीटर से उसका द्रव्यमान से कोई लेना देना नहीं है कि कितना किलो का है। ठीक है, दोनों का वही होगा। जो 70 के जो वाला जितना धक्का देगा उसको, वो सेम टू सेम इसका भी धक्का उतना ही बल से होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है, 9 नंबर प्रश्न करा कि न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते। न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते। विश्राम विश्रांति पर, धीमे चलने पर, उच्च वेग के साथ चलने पर, या प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो न्यूटन के नियम प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है, 10वां प्रश्न करा है कि आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रणोद रिक्त स्थान होता है। तो रॉकेट में जो प्रणोद होता है वो कैसा होता है, स्रावित गैस की दर स्थिर होने पर स्थिर होता है, या लघु रेंज के रॉकेट हेतु स्थिर होता है, या फिर स्थिर नहीं होता है, या स्थिर होता है। तो क्या कहता है, रॉकेट में। ठीक है, किसमें, रॉकेट में बोल रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में हम लोग चाहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी में क्या आंसर सही हो जाएगा, स्थिर। क्या हो जाएगा, स्थिर होगा। रॉकेट न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है। रॉकेट के भीतर एक कक्ष में ठोस या तरल ईंधन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, जिससे उच्च दाब पर गैस उत्पन्न होता है। यह पीछे की ओर एक संकरे पूछ से तीव्र वेग के साथ बाहर निकलता है, जिसके फलस्वरूप जो प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है वह रॉकेट के तीव्र वेग से आगे की ओर ढकेलती है। रॉकेट लगने वाले आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रणोद स्थिर होता है। क्या होता है, तो में लगने वाले आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रणोद क्या होता है, स्थिर होता है। क्या होता है, स्थिर होता है। तो चलिए हम लोग बिना देरी के अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि समस्थानिक शब्द का क्या अभिप्राय है।
समस्थानिक शब्द का क्या अभिप्राय है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लोग को बताना है कि समस्थानिक शब्द का क्या अभिप्राय है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। समान परमाणु क्रमांक किंतु भिन्न द्रव्यमान संख्या वाले तत्व होते हैं। समस्थानिक का क्या हो जाएगा? तो समस्थानिक में सही बात बोला गया है कि समान परमाणु क्रमांक और किंतु विभिन्न द्रव्यमान संख्या वाले होते हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। समान परमाणु होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होता है? भिन्न होता है, ठीक है। समान परमाणु लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होता है, समस्थानिक का यही अर्थ है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या करा है कि क्लोरीन गैस क्लोरीन के दो समस्थानिकों का मिश्रण है जिनका अनुपात 3:1 में होता है। ये दोनों समस्थानिक निम्न में से कौन से हैं? क्लोरीन के दो समस्थानिक का नाम बताना है, ठीक है। तो क्लोरीन के दो समस्थानिक का नाम हम लोग जानते हैं क्या होता है। तो क्लोरीन के दो समस्थानिक का नाम होता है क्लोरीन 35, क्लोरीन 30, 17, 35, ठीक है। क्लोरीन 17 और 35 होता है, और एक होता है क्लोरीन 1737, ठीक है। दो होता है, तो ये होता है 1735 और 1737, ठीक है। क्लोरीन के दो होता है, एक 1737, 1735 और 1737 दो होता है, ठीक है। तो इसमें खोजेगा कौन है, तो 3537 ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही जगह, ठीक है। क्लोरीन 3537, ठीक है, याद रखिएगा। तो क्या होता है कि जो क्लोरीन 1735 होता है जिसका समस्थानिक मिश्रण कितना होता है, तो ये लगभग 75% होता है। कितना होता है? 75%। और ये कितना होता है? 25%, ठीक है। ये कितना होता है? 75%, ये होता है 25%, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला पास क्या करा है? अगला पास करा कि जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं तो इसका बदल जाता है, मतलब क्या बदल जाता है, ठीक है। जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या बदल देते हैं तो इसका क्या बदल जाता है? इसका क्या बदल जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका समस्थानिक बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? समस्थानिक इसका बदल जाएगा, ठीक है। समस्थानिक किसको कहते हैं? तो जिसका परमाणु संख्या समान लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। क्या होता है? तो परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। चलिए हम लोग इसको उदाहरण से देखते हैं। तो हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन को लेते हैं। ऑक्सीजन को लेते हैं, तो क्या द्रव्यमान संख्या। फिर ऑक्सीजन को लेते हैं जिसको हम द्रव्यमान संख्या 17 लेते हैं। फिर ऑक्सीजन को लेते हैं तो इसको हम द्रव्यमान संख्या 18 लेते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑक्सीजन को तत्व बनाए रखने के लिए इसका प्रोटॉन 8 ही रखेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा? प्रोटॉन इसका 8 ही रहेगा, ठीक है, तीनों का। लेकिन अगर न्यूट्रॉन देखेंगे तो न्यूट्रॉन में से घटा देंगे तो इसको में कितना आएगा? न्यूट्रॉन 8। इसको में कितना आएगा? घटाएंगे इसको, कितना आएगा? 9। फिर अगर इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? ठीक है। तो अगर इसको हम लोग घटाते हैं तो इसको घटाने के बाद क्या क्या आ जाएगा यहाँ? सॉरी मीटर गया। और इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ 10, ठीक है। यह क्या है? न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है। क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन की संख्या। अगर प्रोटॉन की संख्या द्रव्यमान संख्या से घटाते तो न्यूट्रॉन की संख्या निकलता। तो न्यूट्रॉन की संख्या जो हुआ क्या हो जाएगा? चेंज हो गया। तो इसका समस्थानिक में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, ठीक है। समस्थानिक में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो ये वही आंसर क्वेश्चन पूछ रहा था, ठीक है। तो समस्थानिक क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन का कितना हो गया? तो ये 3 समस्थानिक हो गए अलग अलग, ठीक है। ऑक्सीजन का 3 समस्थानिक, ऑक्सीजन वही रहेगा लेकिन इसका समस्थानिक 3 हो गया, ठीक है। तो चलिए इसी प्रकार अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कह रहा है 14 नंबर, कितने न्यूट्रॉन को मौजूद होते हैं? प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? तो प्रोटियम कौन है? तो प्रोटियम जो है वो क्या हो जाएगा? तो प्रोटियम क्या है? तो हाइड्रोजन का समस्थानिक है। हाइड्रोजन का समस्थानिक है, तो जिसका सूत्र क्या होता है? H11, ठीक है। तो H11 है तो इसमें क्या होता है? प्रोटॉन कितना हो जाता है? 1, ठीक है। और द्रव्यमान कितना हो गया? द्रव्यमान भी दिया हुआ है, द्रव्यमान हो जाएगा किसका? 1। तो हमको क्या करा है कि न्यूट्रॉन की संख्या किसका पूछ रहा था? न्यूट्रॉन की संख्या। तो एन बराबर हम लोग निकालेंगे तो ए माइनस पी, मतलब द्रव्यमान माइनस एक में से एक हटा देंगे, ठीक है। एक माइनस 1 तो कितना आ जाएगा? 0। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही जगह, ठीक है। पोट्रियम पोट्रियम जो होता है हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है जिसमें एक प्रोटॉन और एक द्रव्यमान संख्या होता है, ठीक है। मतलब परमाणु संख्या एक और द्रव्यमान संख्या एक होता है, ठीक है। तो प्रोटॉन एक होता है और द्रव्यमान संख्या भी एक हुआ। तो द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या होता है? अगर फॉर्मूला में जाते थे, द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मतलब नाभिक के अंदर जो है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिला के कितना द्रव्यमान संख्या होता है। इसी को हम लोग न्यूट्रॉन बराबर निकाल दिए तो कुछ का द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन घट जाएगा। तो घटने के बाद क्या हो जाएगा? 0। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? डी 0। 14 की और 15 की ओर चलते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि तत्व तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान है परंतु परमाणु संख्या है कहलाते हैं, ठीक है। ये पूछ रहा है कि तत्व वह तत्व, ठीक है, जिसका द्रव्यमान संख्या क्या है? तो द्रव्यमान संख्या जो है ये समान है। इसको में द्रव्यमान संख्या क्या हो गया? समान हो गया, ठीक है। और इसमें क्या है कि भिन्न क्या चाहिए? तो परमाणु संख्या भिन्न हो जाए। इसको किस
क्या नाम से जानते हैं, ठीक है। किसको हम लोग डालते हैं, जानते हैं क्या, आइसोबार, किसको नाम से, आइसोबार, जिसको समभारिक कहा जाता है, क्या कहता है, समभारिक, क्या हो जाएगा, समभारिक, ठीक है, क्या हो जाएगा, समभारिक। और एक आइसोटोप क्या कहते हैं, तो समस्थानिक, क्या कहते हैं, तो समस्थानिक कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा से लिख देते हैं। तो समस्थानिक में क्या होता है, तो समस्थानिक में क्या होता है, इसको में परमाणु संख्या, हम लोग शॉर्ट में लिख देते हैं, परमाणु संख्या क्या परमाणु संख्या जेड, जेड जो रहता है वो बराबर रहता है, मैंने समान, बराबर नहीं, एक तरह से कहिए तो क्या हो जाएगा, समान। लेकिन परमाणु द्रव्यमान जो रहता है वो क्या रहता है, भिन्न, क्या रहता है, भिन्न। लेकिन इसको में अगर जाते हैं संभारिक में, तो इसमें क्या होता है कि परमाणु संख्या जो होता है वो क्या रहता है, भिन्न, ठीक है। परमाणु संख्या क्या होता है, भिन्न। और परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, ये क्या हो जाएगा, समान, ठीक है, उल्टा रहेगा, आइसोबार आइसोटॉप, ठीक है, ये सब याद रखिएगा। इसको इंग्लिश नेम भी याद रखेगा, आइसोटॉप आइसोबार, क्योंकि परीक्षा में पूछ देता है, ठीक है। तो इंग्लिश नेम भी याद रखेगा, आइसोटॉप आइसोबार, ठीक है। याद दिया गया, आइसोबार, आइसोबार मतलब संभारिक होता है, आइसोटॉप मतलब समस्थानिक होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, तो अगला प्रश्न क्या करा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि संभारिक में रिक्त स्थान की संख्या समान होती है, संभारिक में किसकी संख्या समान होती है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो संभारिक में किसकी संख्या समान रहती है, तो ये रहती है नाभिक में, नाभिक की संख्या क्या रहती है, समान रहती है, ठीक है। क्या रहता है, नाभिक की संख्या मतलब द्रव्यमान संख्या जिसको कहते हैं, अगर तो मान लें हम लोग द्रव्यमान संख्या निकालना है, तो पी प्लस एन, ठीक है। तो नाभिक में क्या होता है, पी और एन दोनों होता है, दोनों को जोड़ने पर क्या होता है, द्रव्यमान संख्या निकलता है, वही क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। क्या होता है, तो द्रव्यमान संख्या क्या होता है इसमें, समान, हम लोग यही बोलते हैं। और परमाणु संख्या क्या होता है, परमाणु संख्या जिसमें प्रोटॉन की संख्या जो होता है वो क्या रहता है, भिन्न, ठीक है, संभारिक में, ये चीज याद रखिएगा। चलिए अगले पास चलते हैं, तो अगला पास क्या कर रहा है, कि समान द्रव्यमान संख्या लेकिन भिन्न परमाणु परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं को रिक्त स्थान के रूप में जाना जाता है। समान द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या क्या है इसमें, तो समान है, समान द्रव्यमान संख्या है, तो लेकिन भिन्न परमाणु संख्या है। तो अभी थोड़ा थोड़ा देर पहले मैंने बताया था क्या हो जाएगा इसको, तो आइसो, आइसो बार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आइसो बार समभारिक, ठीक है, क्या हो जाएगा, आइसो बार समभारिक, क्या जाएगा इसका आंसर, आइसोबार समभारिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले पास के चलते हैं, तो अगला पास क्या कह रहा है, 18 में कह रहा है कि रिक्त स्थान इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान वाले परमाणु अणु आयन होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होता है, उसको क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर सी, आइसो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, क्या हो जाएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, क्या हो जाता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, क्या कहते हैं, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, तो अगला क्या कह रहा है, इसको हिंदी में क्या सम इलेक्ट्रॉनिक कर दिएगा, ठीक है, हिंदी में इसको क्या कहिएगा, सम इलेक्ट्रॉनिक, क्या हो जाएगा, सम इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, तो अगला पास क्या करा, अगला पास करा कि जिस तापमान पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है उसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, परम शून्य ताप, क्या कहते हैं, परम शून्य ताप, क्या कहते हैं, परम शून्य ताप कहा जाता है, ठीक है। जिस ताप पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है उसे क्या कहते हैं, तो परम शून्य ताप, ठीक है, क्या कहते हैं, परम शून्य ताप ताप कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं, तो अगला पास क्या करा है, अगला का क्या है, तो बॉयल के नियम पर आधारित है, ठीक है, बॉयल के नियम पर आधारित है अगले पास। तो बॉयल के नियम के अनुसार क्या कर रहा है, बॉयल के नियम के अनुसार, तो पहला क्वेश्चन ऑप्शन कर रहा है, नियत आयतन पर किसी गैस का दाब तापमान के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, था नहीं, पहला नंबर क्या हो जाएगा, गलत होगा, नहीं, ठीक है। दूसरा नंबर क्या कर रहा है, नियत तापमान पर दिए गए किसी गैस के द्रव्यमान के दाब और आयतन का गुणनफल स्थिर रहता है, अर्थात पीवी बराबर स्थिरांक, ये सही हो जाएगा, ठीक है, पीवी बराबर स्थिरांक, ये सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, पीवी बराबर स्थिरांक, क्योंकि देखिए बॉल का नियम जो कहता है, क्या कहता है, नियत ताप पर दिए गए किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान के दाब तथा आयतन का गुणनफल स्थिर होता है, तो क्या होता है कि पीवी, यहाँ पर लिखते हैं पीवी, पीवी बराबर सी, ठीक है, पीवी बराबर सी हो गया, पी जो हो गया क्या हो गया, दाब मैंने प्रेशर, और ये हो गया कुछ भी हो गया किस क्या, तो भी हो जाएगा आयतन, ठीक है, भी क्या है, आयतन,
ठीक है, और सी एक स्थिरांक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, तो पी बराबर सी बटे भी, माने क्या होगा, प्रेशर जितना बढ़ेगा आयतन उतना घटेगा, ठीक है। प्रेशर जितना बढ़ेगा आयतन क्या होगा, उतना घटेगा, ठीक है। तो इसे क्या होगा, इसका ना स्थिरांक हो जाएगा, ठीक है। पीवी क्या होगा, स्थिरांक। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग अगले पास की ओर चलते हैं। तो अगला पास क्या करा है, मेंडल के संकरण में एक शुद्ध लंबे पौधे कैपिटल टी टी का एक बौने पौधे स्मॉल टी टी के साथ संकरण कराया गया, जिसमें F2 पीढ़ी के में जीनोटाइप का अनुपात क्या होगा। ये क्या कहा है कि जीनोटाइप का पूछ रहा है, ठीक है। जीनोटाइप का अनुपात, और हमें कहेंगे तो कौन सा कह रहा था, फेनोटाइप F2 में, ठीक है। तो F2 में जीनोटाइप का अनुपात कितना होगा, तो ये हो जाएगा कितना, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 3:1, ठीक है। क्या हो जाएगा, 3:1। अगर फेनोटाइप में पूछा था, फेनोटाइप में क्या होता, तो फेनोटाइप में होता 1:2:1, ठीक है। यह हो जाएगा फेनोटाइप में, ठीक है। और जीनोटाइप में कितना हो गया, जीनोटाइप में होगा 3:1, ठीक है। फेनोटाइप में 1:2:1। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है, अगला प्रश्न करा है कि कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू जीन प्रारूप वाले निर्मित युग्मों के प्रतिशत कितना होगा, ठीक है। तो जीन प्रारूप वाले निर्मित युग्मों की प्रतिशत हमको बताना है। तो गेगा जॉन मेंडल के द्वारा शुद्ध लंबे एवं शुद्ध बौने पादप के बीच संक्रमण कराने के पश्चात प्रथम संतति में सभी लंबे पौधे हुए थे, ठीक है। पहला जो क्रॉस हुआ था उसमें क्या था, ये सभी लंबा पौधा हुआ था, ठीक है। F1 पादपों में स्वनिषेचन कराकर F2 संतति प्राप्त की, जिसमें लंबे और बौने पादपों के बीच 3:1 अनुपात प्राप्त हुआ। अर्थात मतलब कितना हुआ, परसेंटेज में कितना होगा, तो वो हुआ था कितना में, 75% और 25%, ठीक है। ये होता है 75 और 25%, ठीक है। तो लंबा पौधा कितना था, तो ये लंबा वाला था 75, और छोटा पौधा स्मॉल पौधा कितना था, तो 25% था, ठीक है। तो इस अनुसार आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 25%, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही जगह 25%, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा, अगला प्रश्न करा कि मानवों में लिंग गुणसूत्रों के कितने युग्म मौजूद होते हैं। मानव में लिंग गुणसूत्रों के कितने युग्म मौजूद होते हैं, यह क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हम लोग को पता है कि मानव में लिंग गुणसूत्र के कितने युग्म होते हैं, तो एक युग्म ही होता है। तो कौन होता है, तो या तो एक्स वाई होता है, या फिर एक्स एक्स होता है, ठीक है। क्या होता है, एक्स वाई होता है या एक्स एक्स होता है, ठीक है। ये फीमेल में होता है, ये मेल में होता है, ठीक है। या तो एक्स वाई या तो एक्स एक्स होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है, मटर के पौधे पर मेंडल के प्रयोगों के अनुसार लंबेपन को बौनेपन की तुलना में प्रभावी लक्षण कहा गया, क्योंकि, ठीक है। लंबेपन जो है वो बौनेपन की तुलना में प्रभावी लक्षण क्या कहा गया, क्योंकि, इसका आंसर बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो चलिए हम लोग ऑप्शन ए से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लंबेपन के लिए जीन की प्रतीक, लंबेपन के लिए जीन की प्रतीक टी था, जबकि बौनेपन के लिए जीन का प्रतीक कैपिटल मैंने स्मॉल टी था। तो नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अगला क्या कह रहा है कि मटर सहित सभी जीवों में बौने जीवों की तुलना में लंबे जीव सामान्यतः अधिक पाए गए। ये भी नहीं होगा, ठीक है। अगला करा कि लंबे पौधे बौने पौधे की तुलना में आकार में बड़े होते थे। तो लंबे पौधे बौने पौधे की तुलना में आकार में बड़े होते थे, तो ये भी कोई कारण नहीं है, ठीक है। प्रभावी लक्षण कहने का, ठीक है। अगला क्या करा कि कोई पौधा लंबा ही होगा भले ही उसके लंबेपन में के लिए एक जीन युग्मी विकल्पी हो या दो जीन युग्मी विकल्पी हो। तो ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। मटर के पौधे पर मेंडल के प्रयोग के अनुसार लंबेपन और बौनेपन की तुलना में प्रभावी लक्षण कहा गया, क्योंकि कोई पौधा लंबा ही होगा भले ही उसके लंबेपन के लिए एक जीन युग्म विकल्पी हो या दो दो जीन युग्म विकल्पी हो, ठीक है। तो ये इसका प्रभावी लक्षण का कारण बनेगा, ठीक है। और ये सब इसके प्रभावी लक्षण के कारण नहीं बनेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है, अगला प्रश्न करा है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि सभी बच्चों में वायु गुणसूत्र उसकी माँ के वंशागत होते हैं। तो नहीं, वायु गुणसूत्र उसके माँ के वंशागत नहीं होते हैं, ठीक है। वायु गुणसूत्र उसके पिता के वंशागत होते हैं। बी नंबर कह रहा है कुछ प्राणियों जैसे घोंघे जीवन में अपना लिंग परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये बात सही है कि लिंग परिवर्तन कर सकते हैं। सभी मानव गुणसूत्र युग्मी नहीं होते हैं। तो ये भी बात सही है कि सभी मानव गुणसूत्र युग्मी नहीं होते हैं, ठीक है। अगला करा कि लिंग विभिन्न जातियों में विभिन्न कारकों द्वारा निर्धारित होता है। तो हाँ, ये भी बात है, विभिन्न जातियों में विभिन्न कारकों द्वारा निर्धारित होता है। तो ऑप्शन क्या क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन पूछा गलत कौन है, गलत हमारा पहला ही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अगले प्रश्न होता है, अगला प्रश्न क्या करा है,
अगला प्रश्न कह रहा है कि क्या एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणु और वाई गुणसूत्रों वाले शुक्राणुओं के बीच कोई दृश्य भिन्नता होती है? मतलब एक्स गुणसूत्र और वाई गुणसूत्र के बीच कोई भिन्नता होता है, ये पूछ रहा था। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि नहीं। ठीक है, ऑप्शन ए का कह रहा है कि नहीं, उनके आकार में कोई अंतर नहीं होता है लेकिन गतिशीलता में अंतर होता है। तो नहीं, ये बात तो गलत हो जाएगा भाई, आकार में अंतर होता है। ठीक है, और नीचे वाला कह रहा है कि हाँ, एक से युक्त शुक्राणु बड़े होते हैं। नहीं था, ठीक है। और सी कह रहा है कि हाँ, वायु युक्त शुक्राणु अधिक गतिशील होते हैं। ठीक है, तो वायु युक्त शुक्राणु जो अधिक गतिशील होता है कोई जरूरी नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कह रहा है कि नहीं, उनके आकार या गतिशील में कोई अंतर नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है, उसका आकार या गतिशील में कोई अंतर नहीं होता है। है कि इसके बारे में कुछ जान जाते हैं कि अनुपात पर का आकार, गतिशीलता, शक्ति, विद्युत आवेश या पीएच एवं तनाव प्रक्रिया में संबंध में एक्स और वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं के संबंध में कोई अंतर नहीं है। एक्स और वाई गुणसूत्रों के बीच एकमात्र अंतर उनकी सामग्री मैंने डीएनए में निहित है। क्या है, तो डीएनए में निहित है। किसमें निहित है, तो डीएनए में निहित है। डीएनए तो जो है डीएनए में निहित है। ठीक है, अंतर। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगला बस क्या करा कि मानव नरों में मौजूद लिंग गुणसूत्र एक्स वाई है, इसके बीच क्या अंतर है? मतलब मानव नरों में क्या होता है गुणसूत्र, एक्स वाई होता है। क्या, एक्स वाई। तो इनके बीच क्या क्या अंतर है, ये पूछ रहा है। तो इसके आकार में कोई अंतर नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि इसके आकार में कोई अंतर नहीं होता है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, अगला करा कि एक्स गुणसूत्र बड़ा होता है जबकि वाई गुणसूत्र छोटा होता है। ये बात सही है कि एक्स गुणसूत्र क्या होता है, बड़ा होता है, वाई गुणसूत्र छोटा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन और बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है, 28वां प्रश्न, यदि मेंडल ने F2 पीढ़ी का अध्ययन नहीं किया होता तो क्या होता? यदि मेंडल ने F2 पीढ़ी का अध्ययन नहीं किया होता तो क्या होता? तो क्वेश्चन नंबर एक करा कि वह पता नहीं लगा पाते कि कौन से लक्षण प्रभावी थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करा कि वह कई लक्षणों का अध्ययन नहीं कर पाते। ऑप्शन नंबर सी करा कि वह पता नहीं लगा पाते कि अप्रभावी लक्षण नष्ट नहीं हुए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करा है कि वह हाइब्रिड पौधे प्राप्त कर पाने में सक्षम नहीं होते। तो इसका अच्छा उदाहरण क्या है, इसका अच्छा उदाहरण हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह पता नहीं लगा पाते कि अप्रभावी लक्षण नष्ट नहीं हुए हैं। क्या, जो पता नहीं लगा पाते कि अप्रभावी लक्षण नष्ट नहीं हुए हैं F2 पीढ़ी में। ठीक है, चलते आगे चलते हैं। तो अगला क्या कर रहा है, 29वां नंबर पास करा कि मेंडल के मटर के पौधे पर प्रयोगों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, गलत कथन को हम लोग को चुनना है। ठीक है, तो मेंडल के प्रयोगों के आधार पर गलत कथन को हम लोग को चुनना है। चलिए ऑप्शन नंबर एक क्या कह रहा है कि मेंडल के विपरीत दृश्य लक्षणों वाले गोल झुर्रीदार बीजों, लंबे या बौने उद्यान मटर के कई पौधों का उपयोग किया था, और ये उपयोग किया था। तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, उपयोग इन्होंने किया था। इन्होंने एक लंबा पौधा और एक बौने पौधा लिया, उनके संक्रमण का द्वारा संतति पौधे उत्पन्न किए और एक परिणामी F1 संतति में सभी पौधे लंबे थे। तो ये भी बात क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, कि परिणामी F1 संतति में क्या है, सभी पौधे लंबे थे। ठीक है, द्वितीय, अगला चलते हैं। तो अगला क्या करा कि द्वितीय पीढ़ी या F2 पीढ़ी में जो कि F1 पीढ़ी के लंबे पौधे की संतति थी, सभी पौधे लंबे थे। तो नहीं, F2 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे नहीं हुए थे। क्या होते हैं, सभी पौधे लंबे नहीं होते, कुछ पौधे क्या होते हैं, तो बौने हुए थे। ठीक है, अगला क्या करा कि F2 संतति में लंबाई और बौनेपन के गुणों का प्रकट होना या इंगित करता है कि दोनों गुण F1 पौधे में वंशागत हुए थे। तो ये भी सही है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। था हम लोग का चुना क्या था, गलत ही चुना था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है, और आज के लिए लास्ट प्रश्न है। ठीक है, सामान्य मनुष्य में कितने जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्र होते हैं? क्या करा, अलैंगिक गुणसूत्र होते हैं, कितने जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्र होते हैं, ये बताना है। तो इसका आंसर दीजिएगा होमवर्क में। ठीक है, इसका रहेगा HW। इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दूसरों को शेयर भी कीजिए। ठीक है, लेकिन इससे पढ़ाई आपको मजबूत होगी। ठीक है, और इसे पढ़ते रहिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।